अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज CSS के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आज FPSC ने CSS 2022 का जो रिज़ल्ट 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था उसकी डिटेल मार्कशीट्स अपलोड की हैं। मेरी नज़र से अभी कुछ मार्कशीट्स जो गुजरी उनमें मैंने बहुत ही पैथेटिक किस्म के रिजल्ट्स देखे और उनको देखते हुए मुझे एक ट्रेंड समझ आया जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो CSS 2022 में जो ट्रेंड्स बदले, एग्जामिनर की क्या अप्रोच रही और किन किन सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। आमतौर पर ये एक परसेप्शन पाई जाती है CSS कैंडिडेट्स में कि हर साल एग्जामिनर ने कुछ सब्जेक्ट्स टारगेट करने होते हैं। ये किसी हद तक परसेप्शन ठीक हो सकती है, लेकिन हम अपने फेलियर्स को कभी भी FPSC के पैटर्न्स पे या एग्जामिनर की टारगेटिंग के ऊपर नहीं डाल सकते। ऐसा ही कुछ 2022 के CSS में हुआ है। तो इस दफा हमने देखा कि एग्जामिनर ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत लीनियंट मार्किंग रखी। अभी तक जितनी भी DMCs मेरी नज़र से गुजरी हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसमें 120 to 140 की रेंज में स्टूडेंट्स ने स्कोर लिया है। और इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कुछ इसी तरह के ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली 2-3 साल से एग्जामिनर IR में जो स्कोरिंग ट्रेंड था उसको 90 to 110 तक रख रहा था, लेकिन हमने देखा कि इस दफा 130, 140 तक भी IR का स्कोर हमें देखने को मिलता है और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया होगा। और इसी तरह से अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो स्कोर एग्जामिनर ने इस दफा जिन सब्जेक्ट्स में दिया है उनमें जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज और पंजाबी हैं। तो जो एवरेज हमें देखने को मिली इन सब्जेक्ट्स में वो 65 to 75 है, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक बहुत अच्छा स्कोर गिना जाता है। तो अगर हम कलेक्टिवली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करें तो इस दफा कंपैरेटिवली एग्जामिनर ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत लीनियंट मार्किंग की है, लेकिन वो जो लीनियंसी हमें देखने को मिली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में उसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड्स हमें नजर आए कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बहुत ही डिस्करेजिंग मार्क्स देखे स्टूडेंट्स के, जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के इंग्लिश एसे और प्रेसी फेल हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है, 100 में से 10 से 15 की रेंज में स्कोर है, जो कि एक शर्मनाक स्कोर है हमारे एक ऐसे सब्जेक्ट में जो हमारे मुल्क से कि उसकी हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी अफेयर से लिंक्ड है। उस सब्जेक्ट में एक CSS कैंडिडेट का 10 या 15 स्कोर होना एक बहुत ही ग्रेव किस्म के सिनेरियो को बयान करता है। और इसी तरह से इस दफा मैंने देखा कि जो लोग पाकिस्तान अफेयर्स में फेल हुए उनका करंट अफेयर्स में भी स्कोर कोई इतना अच्छा नहीं रहा, और जब जनरल नॉलेज के तीनों पेपर्स का कलेक्टिव स्कोर देखा गया तो मैंने अभी तक तमाम DMCs में 90% लोगों को उन तीनों सब्जेक्ट्स में फेल होते हुए देखा है। और कुछ इसी तरह के ट्रेंड्स हमें इस्लामिक स्टडीज में भी मिले। तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया, कोशिश की गई एग्जामिनर की तरफ से कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अगर फैसिलिटेट किया जा रहा है तो उसकी जगह कंपलसरी सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया। और मैं समझता हूं कि अगर हम इस परसेप्शन को मान लें कि हर साल CSS में कोई ना कोई सब्जेक्ट टारगेट होता है तो शायद इस दफा एग्जामिनर की अप्रोच सब्जेक्ट्स को टारगेट करने में सही रही है। पिछले चंद सालों में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से जब 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता था तो वो लोग जिन्होंने वो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किए होते थे उनको एक कंपैटिटिव एडवांटेज मिल जाता था उन लोगों पर जिनका उन सब्जेक्ट्स में स्कोर कम होता था। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता था और उस इम्बैलेंस क्रिएट होने से बहुत से पोटेंशियल कैंडिडेट इंटरव्यूज में परफॉर्म नहीं कर पाते थे और ओवरऑल उनकी एलोकेशन नहीं होती थी।
तो अगर हम इस दफा की स्ट्रैटेजी एग्जामिनर की देखें तो उसने कंपल्सरी सब्जेक्ट को टारगेट किया है। तो वो चूंकि हर कैंडिडेट को अपीयर होना होता है तो इसलिए एक बैलेंस मेंटेन होता है हर तरह के कैंडिडेट्स में। अब हम इस चीज का दूसरा रुख देखते हैं कि स्टूडेंट्स खास तौर पे 3 सब्जेक्ट्स में बुरी तरह से फेल क्यों हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश एस्से की। व्यूअर्स, इस दफा जो एग्जामिनर ने इंग्लिश एस्से का पेपर दिया उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेंड को फॉलो किया गया, जिसमें एग्जामिनर का फोकस इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना एंड ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड फूड सिस्टम। ये इस तरह के एसेस थे जिनमें एग्जामिनर का फोकस इंटरनेशनल सिनेरियो पे था। और बहुत से स्टूडेंट्स, हमारे 90 to 95% CSS कैंडिडेट्स, वो टिपिकल और ट्रेडिशनल टॉपिक्स तैयार करके जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, एजुकेशन है। इस तरह के जब वो टिपिकल एसेस को तैयार करके जाते हैं तो एग्जामिनर अब वो ट्रेडिशनल तरीके से इन टॉपिक्स को नहीं पूछता। तो यही हुआ, जिन लोगों ने डिजिटल डेमोक्रेसी अटेम्प्ट किया, जिन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अटेम्प्ट किया, जिन लोगों ने टेररिज्म एंड मास मीडिया अटेम्प्ट किया, वो बुरी तरह से फेल हुए और वो सिर्फ 10 से 15 नंबर की रेंज में स्कोर कर सके इंग्लिश एस्से के अंदर। तो हमें समझना होगा कि इंग्लिश एस्से एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसको क्रिएटिव थिंकिंग से नहीं डील करेंगे, जब तक आपकी सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक बेहतर नहीं होगी, जब तक आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसकी डिकोडिंग सही से नहीं आएगी, आप जब तक उसकी आउटलाइन को स्ट्रक्चर करना नहीं सीखेंगे, तो आपके साथ बार बार यूं ही होता रहेगा। तो इंग्लिश एस्से के साथ साथ प्रेसी के इम्तिहान में बहुत से स्टूडेंट्स फेल हुए। उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो हमारे फोरम से भी पढ़े थे। तो मैंने उनमें पहले से ही कुछ डेफिशिएंसीज देखी थी। वो डेफिशिएंसीज ये थी कि स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन होता है। वो ग्रामर के कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करते। सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन, खास तौर पे सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स, इनके ऊपर एक आम कैंडिडेट तवज्जो नहीं देता, जो कि एक कैंडिडेट को फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। 20 नंबर की प्रेसी के ऊपर हम पूरा साल प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन हम 60 नंबर के उस पोर्शन पे काम नहीं करते, जो वो मार्क्स हैं जो हमारे हाथ में, जो एग्जामिनर नहीं काट सकता। अगर आपने सेंटेंस करेक्शन 5 ठीक किए हैं तो एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं काट सकता। अगर आपने पंक्चुएशन ठीक किया तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। अगर आपने प्रेपोजिशन ठीक की है, सिनोनिम एंटोनिम्स ठीक की हैं, इडियम्स ठीक लिखे हैं, तो ये वो नंबर हैं जो आपके हाथ में है और इन पे हम कभी भी तवज्जो नहीं देते, जो अल्टीमेटली एक कैंडिडेट का फेलियर की रीजन बनती है। और तीसरा सब्जेक्ट जो बुरी तरह से फेल हुआ वो पाकिस्तान अफेयर्स है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि वो पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन को स्किप कर देते हैं, ये सोचते हुए कि इनमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो हम चॉइस पे छोड़ देंगे। और जब वो करंट डायनामिक्स पढ़ते हैं तो करंट डायनामिक्स को वो समझते हैं कि ये तो करंट अफेयर से लिंक्ड है, तो हमें 2 सब्जेक्ट्स की जगह सिर्फ एक सब्जेक्ट ही तैयार करना है, करंट अफेयर्स। तो जब इतने बड़े लेवल पर वो एक इग्नोरेंस का मुजाहरा करते हैं और निगलेक्ट कर देते हैं प्री और पोस्ट पार्टीशन को, तो एग्जैक्ट उनके साथ वही होता है जो इस दफा कैंडिडेट्स के साथ हुआ। इस दफा एग्जामिनर ने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर फोकस रखा। एक सवाल फेडरेशन और 18th अमेंडमेंट पे था, एक सवाल फैक्शनल पॉलिटिक्स पे था, एक सवाल रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर था, एक सवाल डिफेंस एग्रीमेंट्स के ऊपर था। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली इस तरह के सवालात को फोकस नहीं करते अपने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी में, जिसकी वजह से वो नतीजा निकलता है जो हमें देखने को मिला। और इसके बाद एक और सब्जेक्ट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो इस्लामिक स्टडीज है। ऑल्दो इसमें इतना बुरा रिजल्ट तो नहीं रहा, लेकिन जो लोग फेल हुए या जो लोग 45 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया, उनकी बहुत बड़ी गलती ये थी कि वो कभी भी इस्लामिक स्टडीज के अंदर रेफरेंसेस ऐड नहीं करते, वो कुरानिक वर्सेस को ऐड नहीं करते, वो अहादीस को नहीं लिखते, वो इस्लामिक
इंसिडेंट्स को कोट नहीं करते, और अगर कोट करते हैं तो वो सही से उनका रेफरेंस नहीं दे पाते, किस कुरानिक वर्स से क्या चीज ली गई है, आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस कुरानिक वर्स से, एक अहादीस से क्या आप हासिल कर रहे हैं, और आप कैसे उसको लिंक कर सकते हैं अपने मेन आइडियाज के साथ। ये चीज स्टूडेंट्स में लैक करती है इस्लामिक स्टडीज की में, जिसकी वजह से वो इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक मेरा ब्रीफ एनालिसिस था जिसमें मैंने कंक्लूड इस चीज पे किया कि इस दफा स्ट्रिक्ट मार्किंग रही कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, जो कि मैं समझता हूं कि एक सही ट्रेंड है। ये एक बैलेंस क्रिएट करता है हर तरह के कैंडिडेट्स में, और ऑप्शनल में लीनिएंट मार्किंग की गई, एक एज दिया गया स्टूडेंट्स को कि जो उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जो लोग CSS 2023 और 2024 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनको अपनी डेफिशिएंसीज पे काम करना होगा, उनको इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा, उनको अपनी टेक्निक्स पे काम करना होगा, उनको लूप होल्स पे काम करना होगा जिन पे वो नॉर्मली नहीं करते, और आखिर में नतीजतन वो बुरी तरह से एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको 2022 के रिजल्ट को एनालाइज करने में आसानी होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में CSS सेंट्रिक टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।